किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन नए नए विषय को लेकर आते हैं आपके बीच में और आपकी कृषि से संबंधित जो समस्या होती है उसको हम सुलझाने में पूरी प्रयास करते हैं। जी हाँ, और इस प्रयास में हमारे साथ मौजूद होते हैं एक विशेषज्ञ जो कि आपके सवालों को जवाब देते हैं। वैसे आज के आधुनिक दुनिया में अगर हम बात करें, कृषि में भी आधुनिकता बढ़ती जा रही है और इसको हम कह सकते हैं कि डिजिटल जो युग चल रहा है, हमारे खेती किसानी में भी डिजिटलीकरण जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहेंगे और कैसे उनका इस्तेमाल करना है, जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर और भी जो यंत्र होते हैं, स्मार्ट खेती में कितने ज़्यादा कारगर साबित होंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश मोडवानी जी, जो कि महाप्रबंधक हैं सॉलिडेरिडॉट संस्था के, जो कि वैश्विक संस्था है और पूरे विश्व में ये काम कर रही है। और कैसे काम कर रही है इसके बारे में हम उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले सर, मेरा आपका सवाल जो है वो ये रहेगा आपके लिए कि ये जो संस्था है आपकी, वो कैसे काम कर रही है और किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रही है। जी धन्यवाद जी। जैसा कि आपने आज बताया कि हम लोग बात करेंगे स्मार्ट कृषि पर। हमारी जो संस्था है सॉलिडेरिडॉट, यह आधुनिक ज़माने की संस्था है, एक CSO है, एक NGO है। हमारी संस्था का मूल मंत्र है चेंज डेट मैटर्स। इसमें हम लोग पिछले 50 सालों से ये संस्था काम कर रहे हैं। विश्व के अलग अलग देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान को समय के साथ में बदलते परिदृश्य में क्या क्या नए कृषि के नवाचार हैं, उसको कैसे वो उपयोग कर सकते हैं, अपना वो उपज बढ़ा के ज़्यादा आय वो ले सकते हैं अपने जो खेती किसानी है उससे। ये हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है। अब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग जो हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ में सहयोग करके हम लोग नए नए जो कृषि का तकनीकी है उसको किसानों तक लाएं। बिल्कुल, किसानों तक पहुँचाएं और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सर, एक और चीज़ महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि हम स्मार्ट खेती की आज बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट खेती क्या होती है और कैसे हमारे किसान भाई इसको इम्प्लीमेंट करें, यानी कि इसको अपनी खेती में उतारें। वास्तव में यह एक मुख्य क्वेश्चन होना चाहिए, स्मार्ट आखिर है क्या। स्मार्ट खेती की हम लोग बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा, अब जहाँ कहाँ वहाँ देखो स्मार्ट बात हो रही है। कोई स्मार्ट सिटी का बात कर रहा है, कोई स्मार्ट आदमी का बात कर रहा है, कोई स्मार्ट तरह का अलग अलग गतिविधि का बात कर रहे हैं। तो वास्तव में स्मार्ट होता क्या है, इसको हमने समझना जरूरी है। और ख़ासतौर से जब हम स्मार्ट एग्रीकल्चर का बात करते हैं, स्मार्ट कृषि का बात करते हैं, तो वो क्या होता है। अब कहने को तो स्मार्ट कुछ भी हो सकता है। स्मार्ट का जनरल बात होता है कि अच्छा, सभ्य, इंटेलिजेंट, सुनियोजित तरह का कार्य किया जाना। अब कोई अच्छा सूट कोट पहन के भी स्मार्ट कहला सकता है और कोई अच्छी तरह से साफ सुथरा धोती कुर्ता पहन के भी स्मार्ट कहला सकता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्मार्ट कृषि की बात कर रहे हैं। तो स्मार्ट कृषि की जब हम बात करते हैं तब वो कृषि पद्धति की बात हम लोग करते हैं जिसको कि अपना कर समय के साथ में टाइमली डिसीजन लेके हमारे जो खेती किसानी का जो उपज है वो सस्टेनेबल तरीके से लॉन्गर टर्म में अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, गुणवत्ता उसका अच्छा हो, साथ ही किसानों को आय और अच्छी तरह से प्राप्त हो। ये सब कंपोनेंट मिलके स्मार्ट खेती को बनाते हैं, स्मार्ट कृषि को बनाते हैं। बिल्कुल, स्मार्ट कृषि मतलब इतनी सारे आपके संसाधन बढ़ते जाते हैं और उन संसाधनों से आपकी खेती जो है वो स्मार्ट बन जाती है। और कैसे जो शुरुआत करना है, क्योंकि अगर एक किसान, मान लीजिए हम परंपरागत जो खेती अभी होती आ रही है पहले से, और उसकी तुलनात्मक आज हम स्मार्ट खेती से करें, तो हम आपसे जानना चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हम क्रमबद्ध किस तरीके से चलें। एक किसान भाई हैं जो कि शुरुआत में अब स्मार्ट खेती को अपनाना चाहते हैं, शुरुआत कहाँ से करें? जी, तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं, जब हम स्मार्ट खेती की बात करेंगे तो किसान भाई, कृषिका महिला ने ये सोचना रहेगा कि आधुनिक का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आधुनिक होना है। आप जो परंपरागत जो खेती करते हैं वो भी एक मूलभूत कंपोनेंट हो सकता है स्मार्ट खेती किसानी का। जब हम स्मार्ट कृषि की बात करते हैं तो इसको 4 प्रोसेस में हम लोग बांटते हैं। पहला जो प्रोसेस रहता है उसमें ये रहता है कि स्मार्ट तरीके से जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है खेती किसानी की, कौन सा खेत की हम बात कर रहे हैं, वहाँ का मिट्टी का प्रकार कैसा है, किसान के पास में कौन कौन से संसाधन हैं, या किस तरह का वहाँ इन्फॉर्मेशन उसके सूचना संचार में है, इस तरह का प्रोसेस का बात करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कि ये सब जो डेटा है कि किसान के पास कौन सा ज़मीन है, ज़मीन का टाइप क्या है, मृदा प्रकार कितना है, कितना उसमें न्यूट्रिशन
पोषक तत्वों का ज़रूरत उपलब्धता है ना, बिल्कुल। इसके बेस पे उसका प्लानिंग करने का बात है कि क्या किया जा सकता है, कितना अच्छी तरह से किया जा सकता है। और तीसरा होता है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आपके पास जो अलग अलग तरह का जो सूचना है, डेटा है, संसाधन है, उसके बेस पे इस तरह का प्लानिंग किया जाए कि आपका जो पर यूनिट ऑफ द लैंड है उससे ज़्यादा उत्पादन कम से कम खर्चे में अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाला आप पैदा कर पाएँ। ये होता है डिसीजन मेकिंग का। और फोर्थ रहता है, चौथा कंपोनेंट रहता है एक्शन। ये सब होने के बाद में टाइमली एक्शन लेके आपका खेती किसानी को आपने करना है। फिर जितने भी अवयव हैं जो आधुनिक कृषि के अनुभव हैं, चाहे वो मोबाइल के उपयोग से लेके अलग अलग तरह के ऐप रहते हैं, वेबसाइट्स रहते हैं, सूचना तंत्र है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि सभी तरह के इस तरह के हाई टेक्नोलॉजी रिलेटेड इक्विपमेंट आ जाते हैं, पोर्टल्स आ जाते हैं, सूचनाएं आ जाती हैं, उसको कैसे आपने उपयोग करना है। तो इस तरह से ये समन्वित इंटीग्रेटेड 4 प्रोसेस को जब हम लोग पालना करते हैं तो इसका जो निष्कर्ष होता है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट कृषि या आधुनिक कृषि कहलाता है। बिल्कुल, बड़े विस्तार पूर्वक आपने सारी क्रियाओं को बताया आपने कि कैसे शुरुआत करें। प्रारंभिक अवस्था में किसान भाई को समझ में आया होगा कि करना वैसे ही है, बस थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना है आपको। जैसे आप किस ज़मीन पे आप खेती करना चाहते हो उसके बारे में सारी जानकारी आपको होना चाहिए। मिट्टी परीक्षण एक बड़ा सही साधन है उस ज़मीन के बारे में जानने के लिए। सर, एक और चीज़ है जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समय। जी, ये समय को किस तरीके से देखना चाहिए, मतलब कौन से समय क्या करना चाहिए, कैसे आकलन करना चाहिए हमें इस चीज़ का कि अब समय आ गया है, हमें ये क्रिया करना चाहिए, ये कैसे वो पता करें? अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है कि बार बार चेंज होता जाता है, समय का निश्चित नहीं होता है कि कौन सा अनुकूल प्रतिकूल है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जी, वास्तव में ये मुख्य आधार है टाइमली एक्टिविटीज़ करना, समय के अनुसार जो भी खेती किसानी के कार्य है आधुनिक तकनीकी का सहारा लेके किए, ये मुख्य सिद्धांत है। हम लोगों ने कहावत सुना है कि अब पछताए होत क्या, चुरिया चुग गई खेत। बिल्कुल। तो जब हम स्मार्ट खेती की बात करते हैं तो स्मार्ट एग्री में जो अलग अलग तरह के आजकल हमारे पास में तकनीकी हैं, ये हम लोगों को सुविधा देते हैं कि टाइमली डिसीजन हम ले पाएँ। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन में किसी बीज की बुआई करना है, सोयाबीन मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है, यहाँ पे बोना है, तो डिपेंड करता है कि रेनफॉल किस तरह से, पानी कब आने वाला है, पानी की नमी जब खेत में अच्छी तरह से हो जाएगा तब बुआई करना है। तो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, ये आजकल के जो आधुनिक तंत्र जो ज्ञान अवेलेबल है, तो किसान को पता चल जाता है कि साहब मेरे यहाँ पे इस पर्टिकुलर खेत में या पर्टिकुलर गांव में वर्षा का इस तरह से होना संभावित है, 15-20 जून तक बारिश होगा, तो मैं इस तरह से फिर अपने बीज बोने के कार्यक्रम को आगे करूं। साथ ही मुझे पता चल जाता है ये जो अलग अलग तरह के सेंसर्स या इस तरह के जो डिजिटल ऐप है ना, इससे किसान को पता चल सकता है कि मेरे खेत में किस तरह का रोग, व्याधि या कीट का प्रकोप हो सकता है। तो उसको पहले से पता है कि मेरी इस फसल में इस तरह का कीट हो सकता है, तो उसके जो निदान के उपाय है वो भी किसान एडवांस में कर सकता है। बिल्कुल। तो समय पे जो इंफॉर्मेशन किसान को मिले, समय पे किसान उस इंफॉर्मेशन सूचना का उपयोग करे, उस समय पे एक्शन ले, तो ये टाइमली जो एक पूरा एक दृष्टिगोचर करते हुए हम लोगों ने जब संकल्पना करते हैं तो आधुनिक कृषि में सही बैठता है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया कही आपने, क्योंकि समय का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सर यहाँ पे आता है, एक डिवाइस कहते हैं AWS, और भी सेंसर्स हैं और भी डिवाइस हैं, बहुत सारे स्मार्ट यंत्र हैं हमारे, उसके बारे में कैसे आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने मौसम की बात की, तो मौसम कब बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? वैसे हर किसान के पास आज मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें टाइप करता है कि भाई मेरे क्षेत्र का मौसम कल कैसे होने वाला है। अब वो क्षेत्र बहुत लंबे एरिया में भी तब्दील हो सकता है, वो देख लेता है कि भाई 15 किलोमीटर बाद बारिश होनी है वो, या तो ऐसा कुछ होता है कि पर्टिकुलर एक उसके एरिया के लिए वो बन सकता है, ऐसा कुछ? जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने भी पूछा है। हमारे देश में, खास तौर से भारत देश में, हमेशा ऐसा ही कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता रहा है जी। आज सौभाग्य से इस तरह के तकनीकी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, जिसको हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहते हैं। इस वेदर स्टेशन के माध्यम से किसान को सूचना मिल सकता है कि मेरे आसपास का जो ज़मीन है या मेरे आसपास के जो गांव हैं, वहाँ पे पानी कब गिरेगा,
कितना टेम्परेचर, कितना आर्द्रता इस वातावरण में रहेगा, किस तरह का वायु का वेग रहेगा, तो ये सब इंफॉर्मेशन के आधार पे किसान को ये डिसीजन लेने में सहूलियत होती है कि मैं कौन सी खेती किसानी का कार्य कब कहूँ। तो ये कहना कि मानसून का जुआ है, अब वो सत्य नहीं रहा है। पहले था ये आधुनिक खेती के एरा में, आधुनिक स्मार्ट कृषि के एरा में अब हम कह सकते हैं कि खेती किसानी के जो भी डिसीजंस हैं वो ये तंत्र टेक्नोलॉजी के उपयोग करके हम लोग टाइमली ले सकते हैं। हम लोग आज इस स्थिति में हैं कि किसान को पता चल सकता है कि कल मेरे गांव के आसपास का मौसम कैसे रहेगा, मेरे खेत में इवन इस तरह के अभी संचार माध्यम में जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो कि सोलिडार संस्था ने एक वोडाफोन फाउंडेशन के स्मार्ट सहयोग से इसको लॉन्च किए हुए हैं, अब उस विशेषज्ञता में है कि खेत के आधार पे हम कह सकते हैं कि किसान के किस खेत में पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, या उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा। पहले इस तरह के वेदर स्टेशन प्रचलन में थे जिसमें कि जिले और तहसील के आधार पे एडवाइजरी दिया जाता था कि आपके जिले में ये हो सकता है। अब खेत के आधार पे एडवाइजरी दिया जा सकता है, उस स्थिति में हम लोग हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इस टेक्नोलॉजी का आना किसान भाइयों के लिए ज़रूरत भी था, क्योंकि उतने एरिया की अगर वो मौसम अपडेट्स जानना चाहे तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो करके वो कर सकते हैं। सर, और कौन से ऐसे यंत्र हैं, जैसे अभी यंत्रों की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल की बात कर रहे हैं, स्मार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो किसान भाइयों के लिए इससे जुड़े हुए और कौन से ऐसे यंत्र हैं जो कि उन्हें इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सीखना ज़रूरी है, तो वो सीखें भी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरह से जब हम यंत्रों की बात करते हैं, खेती किसानी के जो स्मार्ट जो तरीके हैं उसकी बात करते हैं, तो 4 कंपोनेंट हैं। अब पहला जो किसान को जरूरत पड़ता है कि जो खेत की तैयारी से लेके बीज बोने से संबंधित जिस भी तरह का स्मार्ट इस तरह के ऐप या तकनीकी उपलब्ध है, उसमें मैं बताऊं आपको ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन उपलब्ध हैं, अलग तरह के सेंसर उपलब्ध हैं जिसके थ्रू किसान को पता चल सकता है कि कौन सा बीज किस समय पे मुझे बोना चाहिए। साथ ही मेरे को खेती किसानी में किस तरह के खाद, फर्टिलाइजर या किस तरह के रसायनों की अगर जरूरत हो तो उसको मुझे उपयोग करना चाहिए। दूसरा है कि खेती किसानी का केवल उपजाना अलग बात है, लेकिन उसके मार्केट का भी बात पड़ता है। अब आप देखते हैं कि हमारे पास ऐसे उदाहरण है कि किसान भाइयों को अपना पूरा का पूरा टमाटर हुआ या आलू हुआ या दूसरा खेतों से काट के सीधे रस्तों पे फेंकना पड़ता है, क्योंकि वो मार्केट का जो रेट है उतना मिल नहीं पाता है। तो ये अब आधुनिक कृषि में किसान के पास में ये संभावनाएं हैं कि उसको पता चल सकता है कि कौन सी फसल का रेट कौन से मार्केट में किस तरह से अभी चल रहा है, और सीजन जब फसल का जब कटाई होगा तो किस तरह का रेट मुझे मिल पा रहा होगा। तो वो डिसीजन मेकिंग में ये जो मॉडर्न कृषि है उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि आलू में उगाऊं तो इसका रेट मुझे हार्वेस्टिंग के समय पे इतना मिलेगा तो उसका इतना फायदा होगा, अगर मेरे को दूसरा फसल उगाना है तो उसका रेट इतना होगा। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा, जो जब कोई फसल लिया जाता है तो अब एक तरह से फसल को लेना उगाना एक बच्चा पालने की तरह होता है। आप बीज बोते हैं, बीज को अच्छी तरह से पालना करते हैं, बीज बड़ा होता है, पौधा निकलता है, शाखाएं निकलती हैं, फूल पत्ती आती हैं, फिर वो बालियां बनती हैं और वो हार्वेस्ट होकर उपज के रूप में आते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अलग अलग तरह के जो समस्याएं रहती हैं, कभी कीट की समस्याएं हैं, कभी कोई रोग की समस्या है, किसान को समय पे सिंचाई देना है, खाद का उपयोग करना है। तो ये सब भी आधुनिक खेती के जो ऐप हैं, अलग अलग तरह के जो सेंसर्स हैं, उसको किसान को पता चल सकता है कि मेरे खेत में कब मुझे पानी देना है। पहले क्या होता था कि किसान भाई सीधे खेती में पानी को बहा देते थे और जितना किसी को जरूरत नहीं भी है तो वो पानी किसान को पौधों को देना पड़ रहा है। अब तो ये स्थिति में है कि किसान तय कर सकता है कि किस सप्ताह में, किस दिन में कितना पानी मुझे किस पौधे को देना है। तो ये तीसरा में प्रोसेस के ऊपर में। और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खेती किसानी आजकल वो विषय नहीं रहा हुआ है। मैं इससे सहमत हूं कि खेती किसानी हमेशा से हमारे यहाँ एक अच्छा काम माना गया है, परोपकारी काम माना गया है, और कृषि को, किसान को अन्नदाता कहा गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो हमारे किसान भाइयों को स्मार्टली सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट खेती करना है तो सबसे पहले आपको स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। संसाधनों की बात हम कर रहे हैं, इनके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्दी ही। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं आज स्मार्ट खेती के बारे में, और स्मार्ट खेती के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर सुरेश मोडवानी जी, जो कि महाप्रबंधक हैं सॉलिडेरी डॉट संस्था से, जो कि वैश्विक संस्था है। और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले संसाधनों के बारे में। सर, एक शब्द आपने इस्तेमाल अभी किया है ड्रोन का, और आपने ये भी कहा कि पॉसिबल इतना नहीं है कि भाई एक छोटा किसान जो है वो ड्रोन को खरीद सके या ड्रोन जैसे इतने महंगे इक्विपमेंट्स जो है वो खरीद सके। इसका एक बहुत सरल तरीका हम देखने को मिलता है, कस्टम हायरिंग केंद्र भी मिलते हैं। तो क्या ऐसे कस्टम हायरिंग केंद्रों पे हमारे किसान भाई जो है वो जाके ऐसे इक्विपमेंट्स जो है या ऐसे यंत्र जो है स्मार्ट तरीके से जो है वो मिल सकते हैं उन्हें? जी जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब नया तरह का तकनीकी आ रहा होता है तो शुरू में हम देखते हैं कि उसका जो कॉस्टिंग रहता है, उसका जो मूल्य रहता है, वो हमारे भारत देश में जहाँ पे कि ज़्यादातर 85-90% किसान हमारे यहाँ छोटे हैं, जिनके पास में छोटा ज़मीन है। एक तो ये रहता है कि जब ड्रोन जैसा एक बात हम कर रहे हैं तो वो ड्रोन का क्या है कि इतना ज़्यादा इफिशिएंसी रहता है कि उसको केवल 2 एकड़ के लिए खरीद करना किसान के लिए सही नहीं है। एक तो लागत की बात है, दूसरा जो उसका इफिशिएंसी है वो यूज़ हो। तो उसमें 2 तरीके हम लोग सजेस्ट करते हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं उनके नेतृत्व में इसमें काफ़ी सारा काम भी हो रहा है। अब जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर है, अब इस तरह का जो नया तकनीकी है, सेंसर्स हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है या ड्रोन है, इसको अगर कस्टम हायरिंग सेंटर में कोई जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको मोटिवेट करके या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इसको मूव करके अगर इसको लगाएं तो एक ही ड्रोन जो रहता है वो आसपास के 2, 4, 5 गांव में अपना सर्विसेज दे सकता है। तो किसान उसका शुल्क दे के अपना जो 2, 3, 4, 5 एकड़ जो भी उसका ज़मीन है उस पर उसका उपयोग कर ले। अब हमारे यहाँ पे ड्रोन उपलब्ध हैं, वो 1 घंटे में 5 हेक्टेयर तक को ज़मीन को स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह के भी ड्रोन उपलब्ध हैं। जी। तो इसका सर्विस ज़्यादा लोगों को मिलेगा। और दूसरा ये है कि छोटे छोटे किसान अगर ऑर्गेनाइज होकर अपना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बना लेते हैं तो इस तरह के आदानों को और ज़्यादा वो अच्छी इफिशिएंटली वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर निकलती है सर, आपकी बातों में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती जा रही हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, जो कि ज़रूरी है बात करना। हम स्मार्ट खेती की बात कर रहे हैं, परंपरागत खेती से जो रिलेटेड अभी बात हो रही है, मान लो गेहूँ, चावल या सरसों, ये जो खेती हैं, अब खेती में हमारे जो वर्गीकरण है, जैसे कि उद्यानिकी हो गई या और भी हमारे जो वर्गीकरण है, उनमें किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? और महत्वपूर्ण बात यह आती है जैसे कि हमारा प्रोडक्शन जब निकल आता है, हमारा उत्पादन जब आ जाता है, तो उसमें हमारे किसान भाई किस तरीके से स्मार्टली वर्क करें, जैसे कि प्रोडक्शन को रखरखाव है, स्टोरेज है, इस क्षेत्र में कैसे काम करें वो? जी जी, तो वास्तव में जब हम बात करते हैं आधुनिक खेती, स्मार्ट कृषि की, तो हमें स्मार्ट मिक्स का बात करना है। बिल्कुल। हमारे पास में भारत देश में काफ़ी अच्छा परंपरागत ज्ञान है, जो समन्वित खेती में हम बात करते हैं। अब किसान भाई चाहे फसलें उगाएं, चाहे गेहूं, चना, सोयाबीन जैसी जो सस्ते फसलें हैं या उद्यानिकी की फसलें हैं, अलग अलग तरह का सब्जियां हैं, फलों की खेती हैं, मेडिसिनल प्लांट की खेती की बात हो रही है, जिससे कि किसानों को ज़्यादा उपयोग हो सकता है। तो किसान भाइयों ने तय करना है कि मेरे पास में क्या क्या रिसोर्सेस हैं, कितना मेरे पास ज़मीन है, खेती के लिए मेरे पास पानी किस लेवल का उपलब्ध है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट में लगा सकता हूँ, उस हिसाब से। और चौथा जो कंपोनेंट है कि मार्केट में कितना सहूलियत है कौन सी फसल को बेचने का, साथ ही किस फसल का ज़्यादा रेट मिल सकता है, ये कंपोनेंट के बेस पे किसान ने फैसला लेना होता है। तो ये सब जो 5 कंपोनेंट है, इसको सही तरह से लेने के लिए
अलग अलग तरह का तकनीकी उपलब्ध है, अलग अलग तरह के ऐप उपलब्ध है। किसान ने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस तरह के ऐप में डालना पड़ता है कि मेरे पास इतना ज़मीन है, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट है, इतना मेरे पास पानी है, तो उसको रिकमेंडेड किया जा सकता है कि किसान भाई आपने आपके इस संसाधनों को इस तरह से उपयोग कर सकते हो और फिर उस फसल को जो आप पैदा करोगे इस तरह से बेच सकते हो। तो ये जो आधुनिक खेती की जो बात है, इसमें परंपरागत खेती के साथ में लेके आधुनिक यंत्रों, तंत्रों और ज्ञान का उपयोग करके हमने स्मार्ट खेती को करना है, स्मार्ट कृषि को करना है। बिल्कुल स्मार्ट खेती होगी, और स्मार्ट खेती कैसे होगी इसके बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की है। लेकिन कहीं ना कहीं समय ये कहता है कि अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, लेकिन ये सिलसिला जो है हर कार्यक्रम में चलता ही रहेगा यूं ही, और आपको ऐसा ही ज्ञान मिलता रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, फिलहाल सुनते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है खबरें खेती की में। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। सरकार सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लॉन्च करेगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 53,964 करोड़, खेती की आधुनिक तकनीक, आम का बेहतर उत्पादन लेने के उपाय और अदरक की लाभकारी खेती। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार शीघ्र ही सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लॉन्च करेगी। इससे बीज व्यापार क्षेत्र में गलत काम करने वालों पर अंकुश लगेगा। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने यह बात नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंडियन सीड कांग्रेस के दौरान कही। श्री तोमर ने कहा कि सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम पर संबंधित पक्षों के सुझाव लिए गए हैं। इसे लॉन्च करने से इसका फायदा किसानों के साथ ही बीज क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सभी लोगों को मिलेगा और बीज का क्षेत्र ठीक प्रकार से सुनिश्चितता से काम करने की ओर अग्रसर होगा। बीज क्षेत्र को सुचारू रूप से संचालित करने में जो कोई भी बाधाएं आती हैं तो सरकार इस संबंध में पूरी तरह गंभीर है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए 3,14,024 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। गत वर्ष 2,81,553 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को रफ्तार देने के लिए 53,964 करोड़ का बजट रखा गया है, जबकि केवल कृषि के लिए 16,900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। वहीं कर्ज माफी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी सरकार ने अपने बजट में बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐसे किसान जो सहकारी संस्था से लिए गए ऋणों की माफी के इंतजार में बकायादार हो गए हैं एवं खाद बीज की सुविधा से वंचित हो गए हैं, उन किसानों की बकाया राशि पर लगे ब्याज की राशि सरकार ने भरने की घोषणा अपने बजट में की है। इसी के साथ ही सहकारी संस्था में पूर्व से डिफॉल्टर किसानों के ऋण पर ब्याज की राशि भी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। बजट में ऋण माफी योजना के पात्र डिफॉल्टर के कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पादन से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस उद्देश्य से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। युवा कृषक खेती की आधुनिक तकनीक अपनाएं। प्रत्येक गांव में युवा आगे आकर खेती की अत्याधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती आदि को समझकर गांव वालों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित करें। इसका सही तरीके से क्रियान्वयन करेंगे तो खेती किसान के लिए और अधिक सफल होगी। साथ ही नरवाई में आग न लगाकर उसका खेत में ही समाधान किया जा सकता है। नरवाई जलाने से प्राकृतिक वातावरण के साथ मनुष्य के लिए यह हानिकारक होता है। मृदा स्वास्थ्य के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग, फसल विविधीकरण भी अपनाएं। उक्त विचार मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग मध्य प्रदेश श्री अशोक वर्णवाल ने कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर बनखेड़ी में कृषि मेले में व्यक्त किए। प्राकृतिक खेती आधारित किसान मेले में आत्मा में चयनित कृषकों को पुरस्कार अतिथियों द्वारा दिए गए। कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती के महत्व, संभावनाएं, प्राकृतिक घटक, निर्माण उपयोग करने की विधि, प्रबंधन की तकनीकी की जानकारी दी।
आम एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो देश में प्रायः हर जगह लगाई जाती है। इसके पौधों के रखरखाव के प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इसके लिए सबसे पहले 2 कतारों के बीच की जगह में जुताई करें ताकि घास फूस हट जाए और भूमि में हवा प्रकाश का संचार हो सके। आम के फूल की अवस्था में पकी हुई गोबर खाद पौधों की सक्रिय जड़ों के चारों ओर दें। फूल आने के बाद सिंचाई पर रोक लगाकर उचित वातावरण का निर्माण करें ताकि पर्याप्त मात्रा में फूल फल लग सकें। यदि पत्तों के किनारे झुलस रहे हों तो उसे पोटेशियम की कमी मानकर उसकी पूर्ति करें। यदि पत्तियों में पीलापन है तो नत्रजन की कमी का लक्षण माने। निदान के लिए 1 ग्राम पोटेशियम सल्फेट या 1 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छाछिया रोग आने की संभावना भी इस समय रहती है। पत्तियों और फूलों पर सफ़ेद फफूंद दिखती है। निदान के लिए 2 ग्राम सल्फेक्स प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 10 दिनों के अंतर से करें। किसान भाई अदरक की खेती से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अप्रैल मई में लगाई जाने वाली इस फसल को प्रोसेस कर ज्यादा भाव लेना आसान हो जाता है। इसके लिए गहरी जुताई करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पकी गोबर खाद डालें जिसमें 20 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान भी मिला दें। इसमें उपस्थित हानिकारक कीट का प्रकोप नहीं रहेगा। अदरक की किस्मों का चयन ज़रूरत के मुताबिक किया जा सकता है जिसमें समस्तीपुर, बरुआ सागर, चाइना, रियो डी जेनेरो आदि प्रमुख हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की थी स्मार्ट खेती की और जानी हमने खबरें खेती की भी। स्मार्ट खेती में कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये संपूर्ण जानकारी हमने आज के कार्यक्रम में जानी। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।